कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मूंगफली की फसल को कैसे रखें सुरक्षित रोगों से। अधिक लाभ हेतु कार्नेशन फूल की खेती करने की तकनीक। कम लागत में बैकयार्ड मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। जिस तरह मूंगफली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके कारण इसकी खेती मुनाफे की खेती बनती जा रही है। जो किसान इसकी खेती किए हैं उसमें इस समय कुछ बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना भी है, जिसकी रोकथाम करके ही आप अधिक उपज की कल्पना कर सकते हैं। अतः मूंगफली की अच्छी उपज के लिए किस प्रकार इसकी बीमारियों का रोकथाम करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर अहीर से। मूंगफली में प्रमुख रूप से 3 रोग लगते हैं किसान भाइयों। उसमें पहला है कॉलर रोट, दूसरा है टिक्का और तीसरा है विषाणु रोग। तो सबसे पहले कॉलर रोट की बात करें। कॉलर रोट में किसान भाइयों पौधा जमीन की सतह के पास से कवक से ग्रसित हो जाता है। उसमें ग्रसित होने से पौधे जमीन की सतह से टूट जाते हैं। ये रोग लगभग 45 दिन इस फफूंद का ज़्यादा प्रकोप रहता है, बुआई के 45 दिन तक। उसके बाद में इसका प्रकोप स्वतः ही थोड़ा कम होने लगता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजोपचार में आप 3 ग्राम थायरम या फिर 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीज को उपचारित करें। बीजोपचार में ध्यान रखना चाहिए कि पुराना जो बीज पड़ा होता है वो उसको अपने को काम में नहीं लेना। वो जो बीजोपचार क्या कि फफूंद ज़्यादा आ जाती है इसमें, तो तुरंत बीजोपचार करें, या तो अपने सामने या फिर बीजोपचार करके 5-7 दिन के लिए रख भी सकते हैं, उसके बाद में बुआई करें। कॉलर रोट जो रोग लगता है इसके लिए रोगरोधी किस्म भी है। दूसरे कॉलर रोट उसके लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद है उसको 500 किलो गोबर की खाद में मिला करके और पौधों के आसपास डाल करके निराई गुड़ाई कर दें, इससे भी नियंत्रण होता है। दूसरा महत्वपूर्ण रोग है टिक्का। टिक्का रोग बुआई के 1-1.5 महीने बाद में आने लगता है, लगभग 40-45 दिन बाद में। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के धब्बे बनते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा आती है, वो 2.5 ग्राम दवाई प्रति लीटर
पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव के बाद में 15 दिन बाद में इस छिड़काव को दोबारा दोहराएं। तीसरा रोग है विषाणु रोग। विषाणु रोग एक क्लम्प वायरस की वजह से आता है। इस रोग में पौधे में छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं, पत्तियां हल्की मुड़ी हुई गुच्छेदार, ज्यादा गहरे कलर के हरे रंग की होती है, छोटे रह जाते पौधे। इस रोग के नियंत्रण के लिए अगेती बुआई करें तो ये रोग स्वतः ही कम आता है। जून के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई कर दे तो ये रोग कम आता है। इसके अलावा जहां पर पलेवा की सुविधा है तो वहां बाजरे का बीज 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करके 15 दिन के बाद में इस बाजरे को पलट करके बाद में मूंगफली बोवें तो ये रोग 90% तक 90% तक कम हो जाता है। विषाणु रोग के लिए जो क्लम्प वायरस है उसके लिए आप रोगी पौधों उखाड़ के नष्ट कर दें, ये भी एक नियंत्रण का उपाय है। ये प्रमुख रोग है। इसके अलावा एक रोग और होता है पीलिया रोग, जो पोषक तत्वों की कमी से आता है। पीलिया रोग की रोकथाम के लिए पीलिया रोग में क्या कि हल्के हल्के पौधे पीले सफेद से पड़ जाते हैं और ग्रीन कलर उनका हरा रंग नहीं रहता। इस रोग के नियंत्रण के लिए हरा खसीस 0.5% का घोल का छिड़काव करें और 15 दिन बाद में छिड़काव को दोहराएं। अगर ये नहीं मिले तो जो गंधक का तेजाब है 0.1% का छिड़काव करें, इससे भी इसका नियंत्रण होता है। या फिर 3 साल में एक बार 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गंधक के पाउडर का बुरकाव करें। उत्तराखंड में झरबेरा एवं कार्नेशन की खेती का दायरा धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी खेती करने वाले किसान काफी आय कमा रहे हैं। इसलिए यदि आपका रुझान कार्नेशन फूल की खेती करने का है तो इसकी खेती पॉली हाउस में किस प्रकार से करनी चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर YC गुप्ता। कार्नेशन एक बहुत ही उपयोगी एंड लाभदायक पुष्प सिद्ध हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में पॉली हाउस में सबसे ज़्यादा कार्नेशन की खेती की जा रही है। इस परियोजना में भी हमने इस पॉली हाउस में, जो कि लगभग 1380 स्क्वायर मीटर का है, 9 वैरायटियों को लाया है, जिसमें ग्वेन, आयरिनी, फरीदा इत्यादि इत्यादि, और मुख्य तौर पे लाल रंग की किस्मों की, सफेद रंग की किस्मों की और पीले रंग की किस्मों की ज्यादा डिमांड हो। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका pH मान 6 से 7 के बीच हो, वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। कार्नेशन को लगाने से पहले जब पॉली हाउस तैयार हो जाता है, इसकी मिट्टी में हम
2 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग रेत डालते हैं। जब भी मिक्सचर पौधे लगाने से पहले इसमें मैंने जैसे बताया ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिलाया गया, जो कि 2 से 5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर मिलाया गया था। और इसमें हमने पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर, इस तरह से कुल मिला के 32 से 36 पौधे इसमें 1 स्क्वायर मीटर में आते हैं। और इसको आमतौर पर तब लगाया जाता है जब हमारे पास जो तापक्रम है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तब इसमें पौध जो है बहुत ही अच्छे ढंग से स्थापित होती है। पौधों को लगाने के 40 दिन के बाद इसमें हम पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग का मतलब इसके जो 5 नोड होते हैं, उनके 5 नोड पे हम इसको ऊपर से काट देते हैं, जिससे कि इसकी वनस्पति वृद्धि हो। और इसके बाद इसमें उपयुक्त मात्रा में हर हफ्ते हम दिन में 5 बार जो हमारे घुलनशील तत्व है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनको फर्टिगेशन द्वारा देते हैं। क्योंकि कार्नेशन में फ्यूजियरियम या कैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा आती है, तो उसका उपचार जो हम पहले पौध लगाते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी से किया गया था, इसलिए कम से कम होता है। बीच बीच में हर 15 दिन के अंतराल पे हमें इसको डाइथिन 45 बेबस्टेन से भी स्प्रे करते हैं। जब पौधों को पूरी तरह से हम देखभाल करते हैं तो पौधा वह पुष्प आने लग जाते हैं। तो इसको हम किस अवस्था में काटें, सबसे बहुत ज़्यादा मुख्य बात है कि कब कार्नेशन को तोड़ा जाए। तो ये जैसे पुष्प दिख रहा है, इसकी ये पेंट ब्रश स्टेज है, इस स्टेज पे हम तोड़ते हैं। ये जो स्टेज है ये लोकल मार्केट के लिए है, ये लोकल मार्केट के लिए है। अगर हमने इसको दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या बाहर के देशों में भेजना है, तब हमें इसको इस स्टेज पे निकाला जाता है, जिसको पेंट ब्रश स्टेज करते हैं। और इसको लगभग नीचे से, जैसे आप देख रहे हैं, नीचे से 2-3 गांठें छोड़ के इस पुष्प को हम एक जर्क द्वारा निकाल देते हैं। और इसी तरह की बाकी किस्मों को भी निकाल के पानी की बाल्टी में रख देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी की आधी भरी हुई बाल्टी है, इसमें हमने पुष्पों को काट के इसमें भर दिया है। और आप जैसे देख रहे हैं, कुछ अब नज़दीक की मंडियों के फूल हैं, कुछ दूर दराज के जाने के लिए, दूर के जैसे दिल्ली मार्केट में हम फूल भेज रहे हैं, वो उनके लिए तैयार हैं। अब इन फूलों को यहाँ से एकदम हम प्री कूल चैम्बर में ले जाते हैं। प्री कूल चैम्बर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के बाद 4 घंटे के बाद हम बाहर इसकी ग्रेडिंग करते हैं और फिर डिब्बाबंदी करके इनको वातानुकूलित वाहन द्वारा मंडियों में भेजा जाता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन आज के समय में काफी लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है, जिसको किसी भी वर्ग के किसान, चाहे वो गरीब हो या पैसे वाला, वो अपने पूंजी के अनुसार इस कार्य को अपना सकता है। यदि कम लागत में मुर्गी पालन करना है तो बैकयार्ड अधिक मुनाफे का रोजगार है। बस जरूरत है कि इसकी अच्छी नस्ल को चयन कर इसका पालन किया जाए, जिसके बारे में सही जानकारी दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर CB सिंह। मुर्गी पालन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय है और इस व्यवसाय को अपना करके खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लघु एवं सीमांत किसान हैं वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। सामान्यतः मुर्गी पालन को हम 3 उद्देश्यों से कर सकते हैं। एक तो मुर्गी पालन अंडा उत्पादन के लिए, दूसरा मुर्गी पालन मांस के लिए या जिसको हम ब्रॉयलर उत्पादन बोलते हैं, और तीसरा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं वो सामान्यतः मुर्गी पालन करते हैं एक बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में। और बैकयार्ड मुर्गी पालन सामान्यतः इसमें मुर्गी पालक जो किसान हैं वो सामान्यतः 20, 25 या 30
मुर्गी जो है वो अपने घर पर रख करके वो अन्य जो कृषि व्यवसाय से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनके साथ में एक सह व्यवसाय के रूप में इसको अपनाते हैं। दूसरा, खासकर अगर इस व्यवसाय को हम जो है पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं या पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के साथ में जोड़ करके देखें तो इस व्यवसाय को सह व्यवसाय के रूप में अपनाने से उनके लिए जो एक कुपोषण की एक जो मुख्य समस्या होती है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रोटीन के स्रोतों का काफ़ी अभाव होता है, तो बैकयार्ड मुर्गी पालन से मिलने वाले अंडे और मांस के माध्यम से उन क्षेत्रों में जो कुपोषण की समस्या होती है उसका एक समाधान या उसके समाधान में इस व्यवसाय से एक अहम भूमिका जो है वो निभाई जा सकती है उसमें जो है। तो सामान्यतः बैकयार्ड मुर्गी पालन में किसान जो है उन देसी मुर्गियों को या आजकल जो है बहुत सारे जो प्राइवेट या सरकारी जो मुर्गी फार्म हैं या जो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा नई विकसित जो प्रजाति इसके लिए तैयार की गई हैं उन प्रजातियों को पाल करके इससे अच्छा लाभ उठा सकते हैं। सामान्यतः अगर हम बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए देखें तो पूर्व में जो हमारे मुर्गी पालक किसान भाई थे वो देसी मुर्गियों की प्रजातियों को पालते थे जिसमें जैसे असील, घाघस, कड़कनाथ या चितगांग, ये बहुत सारी ऐसी देसी प्रजातियां हैं कि इनको हम जलवायु की विषम परिस्थितियों में भी बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में पाल करके छोटी आय अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो है बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो है विकसित की जा चुकी हैं कि इनको हम बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में पाल करके उनसे अच्छी आय और अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। सामान्यतः जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के द्वारा जो है कैरी निर्भीक, कैरी उपकारी, कैरी श्यामा, कैरी वनराजा, ये ऐसी प्रजाति जो है बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए जो है विकसित की जा चुकी हैं कि इनको हम जो है जलवायु की विषम परिस्थितियों में पाल करके इनसे देसी मुर्गियों की तुलना में हम अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। आहार व्यवस्था को अगर देखें तो जो हमारे किसान भाई जो बैकयार्ड में मुर्गी पालते हैं वो खुले में पक्षियों को छोड़ करके और दिन में छोड़ देते हैं और वो आहार की बहुत सारी आवश्यकता को कीड़े मकोड़े और दूसरी चीज़ों को चुग करके वो जो है आवश्यकता को पूरी कर लेती हैं। लेकिन जब इन नई विकसित प्रजातियों को हम बैकयार्ड रूप में पालते हैं तो इनके लिए आवश्यक होता है कि लगभग जो है 50 से 60% तक जो है हम इनको जो संतुलित या और दूसरे जो आहार के अवयव होते हैं वो आहार के रूप में हम इनको उपलब्ध कराएं ताकि इनसे जो है अच्छा उत्पादन मिल सके। आवास व्यवस्था जो है सामान्यतः बैकयार्ड मुर्गी पालन में अर्ध सघन प्रणाली आवास व्यवस्था किसान जो अपनाते हैं कि दिन के समय पक्षियों को खुला छोड़ देते हैं और रात्रि के समय उनको जो है नाइट शेल्टर या जिनको हम जो है जो पक्का आवास या जो दूसरा मतलब जो छत जो उपलब्ध कराई जाती है कि रात्रि के समय जो है उन पक्षियों को जो है अंदर रखा जाता है उसमें जो है। और दिन के समय भी अगर हम जो है इनमें अर्धसघन प्रणाली की तरह जो वायर मेश या जो जाली के जो दड़बे अगर हम जो इनको उपलब्ध कराएं ताकि जो दूसरे जो वन्यजीवी कुत्ता बिल्ली सांप नेवला बहुत सारे इनसे जो है इनको जो हानि पहुंचने की संभावना होती है, तो अगर उनको अपनाते हैं तो और भी जो है पक्षी सुरक्षित रहते हैं और उनसे हम जो अच्छी ग्रोथ और अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। सामान्यतः बैकयार्ड में ये जो प्रजाति हैं ये ऐसी प्रजाति हैं कि इनमें बीमारियों को सहन करने की क्षमता भी जो दूसरी प्रजाति जैसे अंडा उत्पादन के लिए या मांस उत्पादन के लिए हम पालते हैं तो उनकी तुलना में काफ़ी अधिक होती है इनमें जो बीमारियों को सहन करने की क्षमता। फिर भी जो है बीमारियों से बचाने के लिए इनमें जो घातक या जो संक्रामक जो रोग हैं मुर्गियों के उसमें खासकर जैसे आपका मेरेक्स हो गया या रानीखेत हो गया या फाउल पॉक्स हो गया, तो इनके अगर संभव हो नई विकसित प्रजातियों को अगर हम बैकयार्ड रूप में पाल रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार इनमें हमें जो टीकाकरण करा देना चाहिए। सामान्यतः कभी कभी हम बैकयार्ड में पालें या व्यावसायिक रूप में मुर्गियों को पालें वर्षा ऋतु में या जब मौसम चेंज होता है जैसे फरवरी मार्च या सितंबर अक्टूबर, इन पक्षियों में जो है कॉक्सीडियोसिस बीमारी जो एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है उसका काफ़ी प्रभाव मिलता है और इसका जो है खासकर जो है छोटे चूजों पे असर जो ज़्यादा पड़ता है या छोटे चूजे जो है इससे अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसके बचाव के लिए एक तो हमें जो उनकी आवास व्यवस्था है उस पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अगर आवास में हम कोई भी बिछावन व्यवस्था उपयोग में ला रहे हैं तो उस बिछावन की दैनिक देखरेख मतलब रात्रि के समय खासकर जब पक्षियों को हम अंदर करते हैं तो वो बिछावन सूखा होना चाहिए और अगर किसी कारण से उसमें नमी या
मॉइस्चर बढ़ रहा है तो उसकी नियमित रूप से हम पलटाई करते रहें। इनका जो है 250 से लेकर के 230 तक जो है औसतन अंडा उत्पादन जो किसान को मिल सकता है। उसमें बेर जो हर जगह देखे जाने वाला फल वृक्ष है, जिसको कम देखरेख में भी अच्छी फसल और लाभ इसका लिया जा सकता है। और आज के वक्त में बेर की उन्नत किस्मों का विकास हो चुका है, जो कि देसी किस्मों के अपेक्षा गुणवत्ता और अधिक फलन होती है। यदि आप भी अपने स्तर पर बेर के अच्छे किस्मों का विकास करना चाहते हैं तो बडिंग विधि से तैयार कर सकते हैं इसे, जिसकी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भारत भूषण शर्मा। उन्नत किस्म के बेर के पौधे तैयार करने के लिए किसान भाइयों को बडिंग के द्वारा पौधे तैयार करना चाहिए। बडिंग के द्वारा पौधे तैयार करने के लिए पहले देसी बेर का बीज, जिसको बड़ी सावधानी से तोड़ करके और फरवरी मार्च में अगर बेड में पौधे तैयार करने हैं तो बेड में थैलियों में लगा देना चाहिए। थैलियों में लगने के बाद 3 महीने बाद उसमें बडिंग का कार्य होगा। सावधानी रखें, थैली में भरने के लिए थैली दोनों तरफ खुली हुई होनी चाहिए। इसका कारण बेर की जड़ बहुत जल्दी बढ़ती है, वो नीचे से थैली बंद होने पर मुड़ जाएगी। मुड़ने के बाद पौधा मरने की आशंका रहती है। इस प्रकार 3 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। पौधा तैयार होने के बाद थैलियों में लगे हुए पौधे पर टी सेप की बड, जिसमें गोला, सेब, उमरान, जोधपुरी, किसी जिस प्रकार की किस्म तैयार करनी है उसकी बड ला करके टी साइज की मूल वृंत पर चढ़ाई जाती है। जिन किसान भाइयों के यहाँ पर खेत में देसी बेर खड़ा हो, उस बेर को मई में काट देना चाहिए। काटने के बाद वो पौधा 1 फुट हो जाता है। 1-1.25 फुट के बाद उसी विधि द्वारा बड, जिस किस्म का बेर तैयार करना है, लगा सकते हैं। जो किसान भाई सीधा खेत में ही पौधा तैयार करना चाहते हैं, वो 6 बाई 6 मीटर की दूरी पर खड्डा तैयार करके पहले देसी बेर के बीज से पौधे तैयार करें। उन्हीं खड्डों पर उसी विधि से जिस किस्म का भी पौधा तैयार करना चाहते हैं उसकी बड ला करके और खेत में सीधे पौधों पर बड लगा दें। इन तीनों विधियों से पौधे बहुत जल्दी तैयार होते हैं तथा मनचाही किस्म का फल तैयार हो जाता है। बड तैयार करने के लिए सबसे पहले जिस किस्म के पौधे की बड तैयार करनी है, उन पौधों की, उन टहनियों की पत्तियों को काट देना चाहिए। पत्तियां काटने से जो बड पोर्शन है उसमें खुराक इकट्ठी होने के कारण वो सक्रियता में आ जाती है तथा बड दिखाई देने लगती है। इसमें बड काटते समय चाकू तेज धार वाला होना चाहिए एवं चाकू से किसी फंजीसाइड से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे पौधे में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आए। पत्ते काटने के बाद कम से कम 10 दिन से 15 दिन के बीच की हो जानी चाहिए। उसके बाद उसमें से बड निकाल करके मूल वृंत में बड लगानी चाहिए। बड चढ़ाने के लिए तेज धार चाकू से टी साइज की बड काटी जाती है। उसी साइज का मूल वृंत में ऊपर की चमड़ी निकाल करके उससे उस बड को फिट कर दिया जाता है। इससे दोनों तरफ आंख को छोड़ करके प्लास्टिक की थैली से कस करके बांध दिया जाता है। 1 से 1.5 महीने के अंदर में बड फूट करके 7-8 इंच की हो जाती है और पौधा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। मूल वृंत में बड लगाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, चीरा टी साइज या आई साइज का 1 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं, जिसमें मूल वृंत का ऊपर का पोर्शन 6 इंच ऊपर से पहले ही काट देना चाहिए, जिससे पौधे के ऊपर खुराक न जाए और खुराक बड में आए और बड जल्दी से जल्दी फूट सके। बड को जिस चाकू से लगाए हैं वो इस सावधानी से काटें कि केवल ऊपर की ही चमड़ी कटे। अगर चीरा अंदर लग गया तो पौधे को मरने की शंका रहती है। इस प्रकार दोनों किनारों को इस प्रकार से बांधें कि जिसमें हवा का आवागमन नहीं हो, एयर टाइट होनी चाहिए तथा बरसात का पानी भी बरसे उसके बाद पानी नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार दोनों टाइट बांध करके और उस दोनों को फिट कर देना चाहिए। इससे बड बाद में अपने आप सक्रिय हो जाएगी। किसान भाइयों, जिस पौधे से अपन बड ले रहे हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो एवं जो पौधा है जिसको मदर प्लांट बोलते हैं वो पौधे सही किस्म का होना चाहिए। इस प्रकार से पौधे जो तैयार बड के द्वारा किए जाते हैं वो पौधे सबसे पहले कम समय में तथा उच्च क्वालिटी के फल देते हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अमिया नैनीताल की निकुंजन देवी ने। आपने राजमा की फसल में देखरेख पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बुआई के लगभग 35 से 40 दिन बाद आप जो नत्रजन की आधी मात्रा रहती है उसके पौधों के किनारों की तरफ, जो किनारे चारों तरफ एक थाला बना लीजिए और थाले में बना करके आप यूरिया की मात्रा को दे दीजिए और उस पर थोड़ा मिट्टी चढ़ा दीजिए। बरसात अधिक हो रही है तो आप जल निकास पर भी बस विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसी फसल है कि इसमें अधिक पानी लगने से जो होते हैं पौधे मर जाते हैं, इसलिए जल निकास की उचित व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं राजमा की फसल में लगने वाले रोगों एवं कीटों के बारे में। राजमा की फसल में फली भेदक कीट फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इस कीट की सुंडियां फलियों में दाना बनते समय फली में छेद करके दाने को खा जाती है तथा पत्तियों को काट काट कर उसमें छिद्र बना देती है तथा पौधे की पत्तियों को खाकर जालीनुमा बना देती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए क्विनालफॉस की 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। फली का रस चूसने वाले कीट फलियों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियन 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ने की अच्छी बढ़वार हेतु फसल की देखरेख। सिंघाड़े की रुपाई के समय ध्यान देने योग्य बातें। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।